स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 चैप्टर 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम अध्ययन कर रहे थे यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ का झंडा, यूरोपीय संघ में यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा भी होता है जिसमें 12 तीलियां होती है, जिसमें 12 सितारों का एक चक्र होता है। 12 सितारों का एक चक्र होता है। चक्र सर्किल से सजा होता है। यह चक्र अथवा घेरा इस बात का प्रतीक है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र पूर्ण एकता और तालमेल से काम करते हैं। यूरोप की एक पुरानी परंपरा के अनुसार 12 की संख्या पूर्णता, श्रेष्ठता और एकता, पूर्णता, श्रेष्ठता और एकता को प्रदर्शित करती है। एकता को प्रदर्शित करती है, यानी उसका प्रतीक है क्या? पूर्णता, श्रेष्ठता और एकता। ये चक्र उसका प्रतीक है। अब पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य। यूरोपीय संघ क्यों बना, इसके क्या उद्देश्य थे, इस बात को इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो यूरोपीय संघ के उद्देश्य बहुत सारे हैं, जिनमें कुछ हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक दूसरे देशों में बेरोक टोक आना जाना। जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं, उन देशों में जो सदस्य हैं यूरोपीय संघ के, उन सदस्य देशों में एक दूसरे देश से क्या क्या आना? पूंजी, वस्तु और व्यक्तियों का आना जाना बेरोक टोक हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है सदस्य देश की कृषि व्यवस्था और उसके उद्योग धंधों का विकास। जो भी सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के, उनमें कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाना और विकास करना उद्योग धंधों का। साझी, नेक्स्ट है साझी विदेश और सुरक्षा नीति। साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। साझी का मतलब होता है सब लोग मिलकर के एक साथ बनाएंगे ऐसी नीति जिससे शांति बनी रहे। नेक्स्ट, साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक एवं मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना। एक ऐसा बैंक, केंद्रीय बैंक, जिसमें सभी देश अपना वहां से अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उसकी स्थापना करना, जिससे मुद्रा संबंधी स्थिरता सभी देशों में जो इसके सदस्य देश हैं उनमें लाया जा सके। नेक्स्ट, अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों को मदद पहुंचाना, क्योंकि इसमें यूरोपीय संघ में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं और विकसित हैं। तो उन जो विकासशील देश हैं उनको मदद पहुंचाना, जिससे कि वो भी उनकी अर्थव्यवस्था ठीक रूप से रहे। पर्यावरण में सुरक्षा के लिए जंगल, नदियों व वन्य जीवों की सुरक्षा करना। पर्यावरण किसी एक देश की समस्या नहीं है, इसलिए यूरोपीय संघ के जितने भी देश इसमें शामिल हैं, उन देशों का दायित्व बनता है और वो देश करेंगे भी क्या? नदियों, झीलों और वनों की पर्यावरण से संबंधित सभी सुरक्षा व्यवस्था। इसके बाद आता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्व
एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसको आसियान भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसको आसियान भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी ये पश्चिमी देशों का नहीं है, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसको आसियान भी कहते हैं। ये 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। बैंकॉक उद्घोषणा में यह कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाद में कई अन्य देश आसियान आसियान के सदस्य बन गए। इस समय उपर्युक्त जो राष्ट्र हैं उनके अलावा 5 अन्य राष्ट्र इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये देश हैं ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्रों का संघ आसियान में कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन से देश हैं, 4 विकल्प दे देगा। इसमें कौन देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का सदस्य है, आसियान का सदस्य है, तो आप लिखेंगे। इसी के अलावा अन्य देश के प्रतिनिधि जो संवाद साथियों, इसको कहते हैं डायलॉग पार्टनर के रूप में भाग लेते हैं, जो इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन अन्य जो देश हैं वो इसके भाग लेते हैं प्रतिनिधि के रूप में, डायलॉग पार्टनर्स के रूप में। वो हैं भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस प्रकार आसियान के क्या उद्देश्य हैं? आसियान के घोषणा पत्र में निम्नलिखित उद्देश्य गिनाए गए। साझे प्रयासों के जरिए, ये आसियान हो गया। इससे पहले हम आपको उद्देश्य बताए थे यूरोपीय संघ का, और अब आसियान का भी लगभग उद्देश्य वही है। सभी संगठनों का उद्देश्य यही है कि उसमें उनको बढ़ावा दिया जाए, कमजोरों देशों का विकास किया जाए। साझे प्रयासों के जरिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे की मदद करना। कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, अर्थात इस क्षेत्र के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाना। और लास्ट है, सामान्य उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच कटुता पैदा करने वाले मुद्दे। आज यही चल भी रहा है। इस वर्तमान स्थिति में भारत और चीन के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और ये हमारे कोर्स में भी है, पढ़ना भी है इस साल।
और इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में चल रहा है, तो इसे महत्वपूर्ण है, इसे आप और भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि भारत और चीन के बीच कौन ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिससे टकराहट होती है, कटुता पैदा होती है। तो सबसे फर्स्ट है सीमा विवाद। सीमा विवाद, चीन हमेशा भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसका उल्लंघन करता है। उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो हमेशा चीन उस रेखा का उल्लंघन करता है, भारतीय क्षेत्र में सीमा में घुस जाता है। जो हमारे अरुणाचल प्रदेश सटे है चीन के, उसके एक भाग है त्वांग तथा आक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर हमेशा सीमा विवाद होता रहता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान को परमाणु सहायता। चीन, चूंकि पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, इसलिए चीन हमेशा पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र मुहैया कराता रहता है, ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ता रहे। नेक्स्ट, हिंद महासागर में पैठ। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है। इस हेतु उसने म्यांमार से कोको द्वीप लिया है तथा पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। नेक्स्ट, भारत विरोधी रवैया। चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है और सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का हमेशा विरोध करता रहता है। नेक्स्ट, वर्तमान स्थिति में आपने जल्दी ही सुना होगा कि डोकलाम विवाद। डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है, जहां चीन सड़क बना रहा है। भारतीय सेना सड़क बनाने का पुरजोर विरोध कर रही है। गलवान घाटी। नेक्स्ट, ये भी घाटी बहुत चर्चित रही है जल्दी ही, क्योंकि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय जवानों को धोखे से मार दिया, जिससे कटुता और पैदा हो गई। तो ये सारी स्थितियां हैं जो भारत और चीन के बीच कटुता पैदा करती है। तो अगर कटुता पैदा होता है तो इनके दोनों देशों के संबंध कैसे सुधरेंगे? चीन और भारत के बीच संबंधों में सुधार। संबंधों में कैसे हम सुधार लाएंगे? सुधार के लिए कैसे सुधार लाएंगे, उसके लिए क्या सुझाव हम देंगे? तो सुधार के लिए सुझाव तो बहुत सारे सुझाव हम दे सकते हैं कि चीन और भारत के बीच कटुता, वैमनस्यता कैसे खत्म होगी और कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ आपस में कंधे से कंधा मिलाकर
मित्रवत भाव से रहेंगे और उनके आर्थिक सहयोग दोनों में कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक संबंधों में सुदृढ़ता लाना। सांस्कृतिक संबंध का अर्थ होता है कि इन दोनों देशों के बीच भाषा और साहित्य का आदान प्रदान किया जाना आवश्यक होगा, तभी दोनों देशों के बीच हम इनके संबंधों को, कटुता को दूर कर सकते हैं। नेताओं का आवागमन, दोनों देशों के नेता एक दूसरे देश का भ्रमण करें और आदान प्रदान, अपने विचारों का, भाषणों का आदान प्रदान करें, परस्पर सहयोग और सद्भाव को विकसित करें एक दूसरे देश में जाकर के। तो हमारे देश में चीन और भारत के बीच इस संबंधों को, जो वैमनस्यता है, उसको दूर किया जा सकता है। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में निरंतर विस्तार किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यापार एक दूसरे देशों का हो। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों का आवागमन होना चाहिए। विद्यार्थी एक देश से दूसरे देश में जाकर शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे विचारों का आदान प्रदान होगा और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। पर्यावरण सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण। पर्यावरण चूंकि एक देश का समस्या नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी चीन और भारत मिलकर के उसको सुरक्षा के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाकर एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और अंतिम में कहा जा सकता है कि बातचीत द्वारा विवादों का समाधान, भारत और चीन के मध्य जो भी विवाद हैं, सीमा विवाद से लेकर जो भी विवाद हैं, उसको दोनों देश आपस में बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे समाधान आसानी से हो सके। और ये भी वर्तमान में दोनों देशों के बीच किया जा रहा है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।